तो सोशल साइंस कक्षा 10वीं का सेट डी देखते हैं। सुनते जाओ, याद हो जाएगा। पर ये जरूर देखना कि इस क्वेश्चन के जस्ट बाद आपसे आंसर बनता है कि नहीं। नहीं बनता है उसके बाद आंसर सुनना है, ठीक है। तो पहला ही, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के चारों जिले दिए हैं। उमरिया पहला ऑप्शन दिया और पहले ही ऑप्शन उमरिया में ही है। रायसेन भोपाल के पास है, मुरैना में कुछ है नहीं, गुना। तो उमरिया इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसका, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? बड़ा प्रसिद्ध नदी है वो, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के बॉर्डर, तो ये है अपना सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो निम्न में से रबी की फसल, रबी यानी सूर्य, सूर्य में जो पक रही है तो वो है चना, रबी की फसल है। ये तीनों रबी की फसल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आप सब जानते हैं 1857 की क्रांति के पहले ही रेल जाल बिछने लगा था। तो इसका आंसर रहेगा 1853 से। अगर आपको ये पता है कि इस समय वायसराय कौन था, जनरल कौन था, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए महिला किसका प्रतीक है? बड़ा सरल प्रश्न, न्याय का प्रतीक है। अगला, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो कब की थी भैया? साबरमती एक नदी है गुजरात में, और वहीं के किनारे उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। औसत आय को खालिस्तान भी आय कहा जाता है। औसत आय यानी प्रति पर्टिकुलर पर्सन की कुल आय होती है। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले वो खालिस्तान में थे। देखो, महात्मा गांधी से दशकों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहाँ पर उन्होंने काले लोगों के लिए खूब अंग्रेज़ों से नैतिक मतभेद के आधार पर लड़ा। और जब 1915 में भारत लौटे जनवरी के महीने में, 13 जनवरी, तो वहीं 13 जनवरी को भारत प्रवासी देश भी मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। तो यहाँ अफ्रीका देश का नाम पूछा है, तो उससे पहले वो अफ्रीका में थे। अगला जो क्वेश्चन है, और अफ्रीका में भी, महाद्वीप नहीं, दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में हुई। यूरोप एक महाद्वीप, कई देश हैं, बेल्जियम, इटली, जापान, जापान नहीं, फ्रांस आदि। तो यूरोप के इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति यानी मशीन आदि के साथ उद्योग व्यापार आदि का योग। इसके साथ बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम एक देश है जहाँ पर यूरोपीय महाद्वीप का, यूरोपीय देशों का वो है मुख्यालय है, और ये यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है। पेरियर रामास्वामी खालिस्तान प्रदेश से हैं। तो नाम से ही लग रहा है, रामास्वामी तमिलनाडु से हैं ये। लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान के उत्तरदायी है, तो लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी है। अब भैया आपको जोड़ी मिलाना है, तो जोड़ी मिला लीजिए। जोड़ी मिला लें तो भारतीय माहिर हैं। संसदीय लोकतंत्र, इसकी जोड़ी काय से मिलेगी भैया? तो संसदीय जो लोकतंत्र की जोड़ी नॉर्मली सा है, कहाँ से मिलेगी भाई? इंग्लैंड, प्रति व्यक्ति आय, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक, बैंकों का और अर्थव्यवस्थाईकरण। तो इसका संसदीय लोकतंत्र इंग्लैंड में ही है, इन किसी से नहीं मिल रही है। औसत आय को कहते हैं, कुल आय भी कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो इसकी भी भैया सीधा बी से मिला दीजिए। अगला है कृषि क्षेत्र खालिस्तान, तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। परिवहन संचार की जोड़ी किससे मिलाएंगे? अरे भाई ने तो बिल्कुल सिंपल दिया है, तृतीय क्षेत्र परिवहन संचार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का एक एकीकरण है। ये जो कहते हैं मिल रखे हुए हैं, कोई उसमें था ही नहीं, सीधी जोड़ियां हैं। भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है भाई? भारत को सुनहरा रेशा, तो क्या है मामला? आप जाएंगे भारत के पश्चिमी एरिया में, जहाँ बांग्लादेश है और वहाँ अपना पश्चिम बंगाल भी है, तो वहाँ पर वो, और पूर्वी देश जो है जैसे असम है, और उसमें समुद्र किनारे उड़ीसा आदि है, तो यहाँ पर सुनहरे कलर का जो जूट होता है, रस्सी बनती है जिसकी, बोरे आदि भी बनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए भारत को सुनहरे रेशों का देश कहा जाता है। फालतू की बात। नेपोलियन, सुनहरा, लोग सोना मत समझें, रस्सी का है ना। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ बताइए भैया? तो ये 1919, याद रखने वाली बात है। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, और उस समय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक हुआ। अगर महीने और डेट का नाम भी आ जाए तो 28 जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक हुआ। ठीक है, 11 नवंबर तक, 11 नवंबर, 28 जुलाई। अगला प्रश्न है, भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है? अब बहुत बड़ा इसका आंसर है, बहुत जगह हैं, पर मुख्य जो है लौह इस्पात के कारखाने, उनके नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में है, भिलाई है,
इसके अलावा राउरकेला इस्पात संयंत्र है, भिलाई छत्तीसगढ़ का हो गया इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हो गया, बोकारो हो गया, है ना, और सलीम इस्पात संयंत्र है, जमशेदपुर में भी बताते हैं खोजा जाता है। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। अब आपको एक्चुअली सॉरी एक ये छोड़ दिया से सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था कहा जाता है। बिल्कुल ये सही बात है। मुझे ये एक शब्द वाले उत्तर हैं, तो सत्ता की यहाँ एक मिनट में कंफ्यूज हो गया, ये एक शब्द में उत्तर है। तो सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था क्या है? तो भाई नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था क्या है? तो शासन का 3 अंग है। मेन है कार्यपालिका, ठीक है ना, जो कार्य करती है, दूसरी है विधायिका और तीसरी न्यायपालिका। तो इन तीनों के कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है ताकि शासन विधि सम्मत चल सके। वैसे इसमें मुख्य होती न्यायपालिका, न्याय देती है। अगला प्रश्न है 5वां, जिसमें आपको सही गलत बताने। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, सही है। बेल्जियम में एकात्मक सरकार है। बेल्जियम यूरोप का देश है? नहीं यार भैया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 का स्थान आरक्षित है, सही है, लगभग 33%। और इसके बाद गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार, गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है। तो एज वेल एज आई थिंक गरिमा और ये इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र, लोकतंत्र में तो है पर गरिमा में ये असत्य प्रतीत होता है, पर हो सकता है सत्य भी हो, देख लीजिएगा। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है, तो ये असत्य है। सबसे कम साक्षरता, वैसे बिहार भी असाक्षरता के लिए सबसे कम, हाँ बिहार भी असाक्षरता के लिए प्रतीक है। सबसे ज़्यादा साक्षर केरल है। सबसे कम साक्षर क्या है? अगर आपको ये पता है तो पूर्वी देशों में से मेरे ख्याल से कोई हो तो आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या क्वेश्चन नंबर 6। भारत के उन 3 राज्यों के, जो क्वेश्चन में मैंने डाउट में छोड़ दिया उनको जरूर आप घर पे देखें, इंटरनेट से ढूंढें। भारत के उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? बड़ा सिंपल सा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात और आंध्र प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। आपके मन में क्वेश्चन होगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि क्यों नहीं आए? ये यहाँ पर काली मृदा नहीं, यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसमें आएंगे गुजरात, काली मृदा जहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। मृदा अपरदन के कोई 2 कारण, बड़ा सरल क्वेश्चन है। मृदा अपरदन के मुख्य कारण है कि बाढ़ आदि भी, और सबसे मुख्य कारण है वृक्षों की अवैध कटाई हो जाना, जिससे क्या होता है वनस्पति लुट जाती है तो पानी के साथ मृदा बहने लगती है, कटने लगती है, ठीक है। और उसमें एक खुदाई भी है, उसके साथ साथ बाढ़ आदि भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बागर क्या है लिखिए। देखो बागर एक राजस्थान का शब्द है, राजस्थानी, वह क्षेत्र जहाँ बाढ़ नहीं आता या बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता, हमेशा पुरानी मिट्टी ही जमी रहती है, उसे बागड़ कहते हैं। चंबल के एरिया में ये माना जाता है ना। अब भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो भारत में बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है, जैसे काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो पानी से बहाकर नदी के किनारे लगभग होती है, उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी और काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी जो है थोड़ी बहुत पीली, बहुत पीली नहीं होती है, थोड़ी बहुत पीलापन होता है लेटराइट में। अगला प्रश्न है, भारत गन्ना नगद दाम की फसल कही जाती, लिखिए क्या मतलब है इसका। तो गन्ना नगद दाम की इसलिए कही जाती है क्योंकि गन्ना एक व्यापारिक फसल है। इसका उपयोग डायरेक्ट चीनी बना सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं, और इस कारण से गन्ना को नगद दायनी, नगद यानी धन, पैसा देने वाली फसल कहा जाता है। अगला है रबी और खरीफ की फसलों, कोई 5 नाम लिखना है भैया। तो रबी की फसल लिखें, सबसे पहले चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, मटर, है ना, जौ, ये हो गया। और खरीफ की फसल में लिखो जो पानी बरसने में ज़्यादा इनका रोल होता है, पानी की बरसात, तो उसमें धान हो गई, तिली हो गई, है ना, उड़द मूंग हो गई, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, और सब्जियां भी कई बार इस सीजन में लगाते हैं। तो ये हो गया, सोयाबीन भी इसमें लिख लीजिए। अगला विनिर्माण उद्योग क्या है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या होता है विनिर्माण उद्योग में? जब कच्चा माल को मूल्यवान उत्पाद बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से मतलब है वस्तु निर्माण। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद बनाकर अधिक मात्रा, मतलब कच्चे माल से
कुछ उपयोगी वस्तु बनाकर बाजार में ले जाना, विनिर्माण उद्योग। अगला है 2 सार्वजनिक व निजी उद्योगों के नाम। तो 2 सार्वजनिक उद्योग हैं, तो जैसे जिनके शेयर अलग अलग सब लोगों के पास होते हैं वो पब्लिक कहलाते हैं, सार्वजनिक हो गए। उनमें भिलाई इस्पात उद्योग आपकी पुस्तक में है, और वेल भी है, वेल यानी VHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वेल, ये भोपाल में है, मैं इनके ऑफिसर से मिला भी हुआ हूँ। LIC है ना, SBI है, बैंकों में भी ये बिल्कुल ओपन है। इसके बाद अगर उन्होंने पूछा है 2 सार्वजनिक और 2 निजी उद्योगों के नाम लिखना है, तो निजी उद्योगों में क्या आएगा? निजी उद्योगों में बहुत सारे हैं, मेरा खुद का उद्योग लिख लीजिए ना, या फिर निजी उद्योगों में लिख लीजिए DCW है। और निजी उद्योगों में जो खुद की कंपनियां होती हैं ये निजी उद्योग कहलाते हैं। पार्ले जी बिस्कुट आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, रिफाइंड कोकोला आदि इनको निजी में रखा हुआ। निर्माण से क्या है ये लिख लिए आपने। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, परिवहन के निर्माण की कौन से साधन है लिखिए। अब ये बकवास क्वेश्चन है, परिवहन के कौन से साधन लिख दीजिए। हवाई जहाज, ट्रेन, रेलगाड़ी, पैदल, साइकिल, घोड़ा, है ना। राज्यमार्ग, राज्य राजमार्ग क्या है लिखो भैया। राज्य की राजधानियों को, है ना, जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले राज्य की मेन सड़कें राजमार्ग कहलाते हैं। अब चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है भैया, तो इसको मैं यहीं रोक देता हूँ। अगर आप चाहते हैं पूरे आंसर्स बताएं तो 888, और बड़ा सिंपल नंबर है 888, फिर 999, और हिंदी में अक्षर होते हैं 52, और अंग्रेजी में होते हैं 26। इस पर आप हमें मैसेज कर दो तो हम आपके लिए आगे का भी भेज दें।